हाय एवरीवन। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको संतुलित कैसे किया जाए। जैसे संतुलित का मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर इधर अभिकारक में अगर दो तत्व लिए, जैसे दो मैग्नीशियम लिए, तो इधर भी कितने मैग्नीशियम चाहिए, दो ही होने चाहिए। और इधर अगर ऑक्सीजन दो है तो इस उत्पाद में मतलब प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन चाहिए, दो ही होने चाहिए। तो इसको क्या कहा जाता है, संतुलित कहा जाता है। मतलब जितने धातु अभिकारक में होंगे उतने ही धातु या अधातु कितने इधर होने चाहिए उत्पाद में, उसी को क्या कहा जाता है, संतुलित अभिक्रिया। मतलब तत्वों को हमको बैलेंस करना पड़ता है, जितने अभिकारक में होंगे तत्व वही सेम उतने ही तत्व उत्पाद में होना चाहिए। इसको क्या कहा जाता है, संतुलित अभिक्रिया। और तभी जाके यह रासायनिक अभिक्रिया प्रोसीड होती है या मतलब रिएक्ट होती है। ठीक है, तो अब अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के पहले आपको कुछ धातु अधातु उनके मतलब उनकी वैलेंसी या संयोजकता बोलते हैं जिसको, उनके बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप रासायनिक अभिक्रिया को लिखना समझ गए। फिर कोई यौगिक कैसे बनता है, उसका नाम कैसे क्या होता है, और उसका जो स्ट्रक्चर है कैसे बता सकते हैं, उसके बारे में हमको वैलेंसी या उसी को हम हिंदी में संयोजकता बोलते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो संयोजकता क्या होती है, किसी तत्व के जो बाहरी कक्षा में अगर कोई हाइड्रोजन है, उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उस तत्व की वैलेंसी या संयोजकता। क्या बोला मैंने, किसी भी तत्व उसके जो बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज क्या होता है, किसी भी दूसरे सामने वाले तत्व के साथ बॉन्ड बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। जिसकी जितनी वैलेंसी या संयोजकता होती है वो उतने ही बॉन्ड बनाता है किसी के साथ में। ठीक है, तो आपको हम मतलब कुछ तत्व या धातु और अधातुओं की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, तो आप इजीली किसी भी रिएक्शन को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जो आपको उनकी वैलेंसी याद रखना है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है, हीलियम क्या है, नोबल गैस है, उनकी वैलेंसी 0 होती है। मैं कभी वैलेंसी के बारे में फुल टॉपिक पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आप सिर्फ समझ लिए वैलेंसी के बारे में, मैं आपको फिर से पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है, और और आपको क्या याद रखना है, सोडियम, सोडियम की वैलेंसी भी 1 ही होती है। लिथियम की वैलेंसी भी 1 ही होती है। आपको पता चाहिए बेरिलियम की, बेरिलियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, बोरॉन की क्या होगी फिर, 3 होगी। ठीक है, और कार्बन का तो आप सभी को पता होता है, वैलेंसी उसकी 4 होती है। ठीक है, कार्बन, फिर उसके बाद आपको पता होनी चाहिए नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, 2 होती है। और फ्लोरीन की क्या होती है, 1 होती है। मतलब हम इसको इधर लिख सकते हैं, फ्लोरीन। ठीक है, ये इनकी वैलेंसी, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2 और फ्लोरीन की 1। इससे हम बता सकते हैं कि फ्लोरीन की एक वैलेंसी होने के कारण एक ही बॉन्ड बनाता है सामने वालों के साथ, कोई तत्व या किसी के भी साथ। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा, 2 से ज्यादा नहीं बनाएगा। और नाइट्रोजन कितने बनाएगा, 3 बनाएगा, 3 से ज्यादा नहीं बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसे तत्व या अधातु होते हैं कि वो उनकी जो बाहरी शेल है, कक्षा, उसको बड़ी कर देते हैं, जिससे कि उनके जो बॉन्ड है वो 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं और 6 भी बना सकते हैं। ठीक है, उनको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, आपको सिर्फ अभी फिलहाल इतना याद रखना है। बेरिलियम, मतलब बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2। बोरॉन की कितनी होगी, 3 होगी। मतलब ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं, इससे कम भी बना सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं बना सकते। क्या बोला मैंने, इससे कम बना सकते, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना सकता है पर 2 से ज्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, उसकी वो लिमिटेशन होती है। और किसका ध्यान में रखना है आपको, सोडियम हो गया, पोटेशियम, पोटेशियम मतलब हम उसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और साथ में आपको किसका ध्यान में रखना है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या आएगा फिर, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या आती है, 2 आती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या आएगी फिर,
3 वैलेंसी आएगी, ठीक है। और कुछ जैसे आयरन, आयरन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसकी 2 भी हो सकती है और 3 भी वैलेंसी हो सकती है, ठीक है। फिर कोबाल्ट है, कोबाल्ट की कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। फिर निकेल की कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। फिर कॉपर, कोई धातु है कॉपर और जिंक, उसकी वैलेंसी भी आपको ज्ञात होनी चाहिए। मतलब ये इनकी 2 भी हो सकती है, इसकी 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इनकी 1 भी हो सकती है कभी कभी, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है, मतलब जो सामने वाला धातु है या कोई अधातु है किस प्रकृति का होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है इनकी। तो आपको इनकी वैलेंसी के बारे में जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर किसी भी यौगिक को बना मतलब लिखने में आसानी हो सकती है। तो आइए अभी हम सबसे पहले, अगर आपको किसी यौगिक का नाम दे दिया तो उसका सूत्र कैसे लिखा जाता है उसको ध्यान में रखना आपको, मैं अभी वो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगर ये नोट कर लिया हो तो आपने इसका ध्यान में रखना है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कह सकते, तत्व कह सकते हैं, इनका तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा वैलेंसी। तो आइए हम देखते हैं कि किसी यौगिक को लिखा जाता है और उनका सूत्र कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक सूत्र दे दिया मैंने, मतलब कोई यौगिक बना दिया, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, क्या लिखा मैंने, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड। तो आपको अभी क्या पता होना चाहिए, सोडियम को कैसे दर्शाया जाता है, क्लोरीन को कैसे दर्शाया जाता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, और उसके जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है परमाणु नंबर, और उसके जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है कि वह एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले तत्वों को देके नोबल गैस जैसा बनना चाहे, कि जो उनका जो शेल होती है बाहरी कक्षा, वो क्या होती है, पूरी फिल होती है, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो उनको स्टेबल होते हैं। इनके कारण सोडियम क्या सोचता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी सामने वाले यौगिक को दे दे, मतलब सामने वाले तत्व को दे दे और अपना स्टेबल कर ले ऑक्टेट। उसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17, और उसको कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जिससे कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो वो क्या सोचता है कि कोई सामने वाला तत्व मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके बारे में जानना चाहिए। तो सोडियम को कैसा लिखा जाता है, Na से लिखते हैं, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन कैसा होता है, Cl होता है, ठीक है। आपको इनकी वैलेंसी पता है, क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, ठीक है। जब भी यौगिक बनाना हो तो उनकी वैलेंसी कैसे होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इसकी 1 वैलेंसी है तो इसकी वैलेंसी भी 1 ही होनी चाहिए, तब जाके यौगिक बनता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा फिर, इसकी वैलेंसी भी 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 है, तो ये कैसा लिखा जाएगा इस सूत्र को, NaCl, ठीक है। और एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं, बेरियम क्लोराइड का, ठीक है। तो बेरियम कैसा लिखा जाता है आपको पता होना चाहिए, बी ही लिखते हैं बेरियम को, ठीक है। और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन ही समझो तो, क्योंकि जब यौगिक बनता है उसका नाम क्लोराइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेरियम की वैलेंसी क्या आती है, 2 आती है, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या आती है, 1 आती है। और मैंने क्या बोला है हमेशा, उनकी वैलेंसी बैलेंस होनी चाहिए तभी वो यौगिक बनाते हैं। क्या बोला मैंने, उनकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, तभी वो बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि ये देखो, इनकी वैलेंसी 1 है और इस क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, बैलेंस है क्या, नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आता है, 2 और 1 का 2 आएगा। तो दो तक, 2 को 2 तक ले जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1, मतलब इसको कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। और इस क्लोरीन को 2 तक पहुंचाने के लिए क्लोरीन को कितनी अमाउंट में लेना पड़ेगा, 2 अमाउंट में लेना पड़ेगा, मतलब इसको 2 लेना पड़ेगा और इसको 1 लेना पड़ेगा। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा फिर, अभी रासायनिक सूत्र, बेरियम को कितना लिया आपने, 1, क्योंकि वैलेंसी 2 है, और क्लोरीन को कितना लेना पड़ेगा फिर, 2 लेना पड़ेगा।
क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, एक है। इसके लिए उसको कितना लेना पड़ेगा, दो, तब जाके स्टेबल यौगिक बनता है, मतलब संतुलित यौगिक बनता है। और एक उदाहरण क्या ले सकते हैं हम, जिसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैसे, अभी इसके बारे में जानते हैं। आपको सोडियम क्या कैसे लिखते हो पता है, हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं वो ज्ञात नहीं। मैं आपको दो तीन ऐसा लिखाता हूँ यौगिक बनाने वाले को, कि आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले क्या याद रखना है, हाइड्रोक्साइड को ध्यान में रखना है। इस हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखा जाता है, OH। अभी आप यहाँ देखिए OH लिखा जाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, दो होती है। तो इसको कितने कितने बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है। इसने इस H के साथ एक बॉन्ड बना के रखा है, तो एक कितना बॉन्ड बनाना चाहेगा, एक बॉन्ड बनाना चाहेगा। इसको इसकी वैलेंसी क्या आएगी, 1। समझने के लिए समझो बस, वैलेंसी क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो अभी क्या करना है आपको, सोडियम को कैसा लिखा जाता है, Na से, और हाइड्रोक्साइड को कैसा लिखा जाता है, OH। इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी 1, और एलसीएम भी क्या आएगा, 1। तो इसको कैसे लोगे, सोडियम को एक ही लेना पड़ेगा और OH को भी एक ही लेना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया उसका रासायनिक सूत्र, ठीक है। और एक हम एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और उदाहरण क्या ले सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको बोल दिया एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो आपको पता है एल्यूमिनियम को कैसे लिखा जाता है, पर सल्फेट के बारे में आपको जानकारी नहीं। तो मैं सल्फेट को कैसे लिखा जाता है वो बताता हूँ पहले। सल्फेट को लिखा जाता है SO4 से, ठीक है। और इसकी वैलेंसी क्या मान सकते हैं हम, 2, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाता है, ऐसा समझो। इसके लिए ये अनुमानित है, मतलब ऐसा मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसकी वैलेंसी आपको क्या माननी है, 2 माननी है। उसी तरह मैं आपको एक बोलता हूँ, इसको बोला जाता है NO3, मतलब नाइट्रेट। नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी क्या आएगी, फिर 1 मानना है आपको। उसी तरह कार्बोनेट है, उसकी वैलेंसी क्या माननी है आपको, 2 माननी है। ऐसा होता है ना एक्चुअली में, पर सिर्फ आप समझने के लिए ऐसा समझो। इसको लिखा जाएगा कार्बोनेट, और इसकी वैलेंसी आपको कितनी माननी है, 2। तो अभी देखते हैं आपको क्या बोला है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं हम, Al से, और सल्फेट को कैसे दर्शाते हैं, SO4 से, ठीक है। अभी आपको पता है वैलेंसी क्या होती है एल्यूमिनियम की, 3 होती है, और सल्फेट की कितनी होती है, 2 है। तो मैंने क्या बोला, हमेशा यौगिक कब बनता है, जब उनकी वैलेंसी क्या होगी, बैलेंस हो। तो क्या लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, इनका एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का 6, ठीक है। इस एल्यूमिनियम को 6 तक पहुंचाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। मतलब इनको कितनी क्वांटिटी या मात्रा में लेना पड़ेगा, 2। और इस सल्फेट को 6 तक पहुंचाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, सल्फेट को कितना लेना पड़ेगा आपको, 3 लेना। तो इस एल्यूमिनियम को कितना लेना पड़ेगा, 2, जिससे कि Al2 हो जाए। और SO4 को कितना लेना पड़ेगा, SO4 3। तो इसका क्या हो गया, ये रासायनिक सूत्र, ठीक है। और आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा कार्बोनेट का, जैसे कि सोडियम, क्या लेना पड़ेगा, कार्बोनेट। तो इस सोडियम कार्बोनेट को कैसे लिखोगे, सोडियम का क्या होता है,
Na से दर्शाते हैं उसको। और कार्बोनेट को दर्शाने के लिए मैंने क्या बोला है, CO3, मतलब इसको कैसे लिखोगे, CO3, बराबर है। और मैंने सोडियम की वैलेंसी क्या बोली थी, 1, और इस कार्बोनेट की वैलेंसी क्या बोली है, 2। वैलेंसी बैलेंसी क्या नहीं, तो इस टाइम को क्या करना है आपको, सिर्फ इनका दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा, 2। एक को 2 तक लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2, तो मतलब सोडियम को 2 लेना पड़ेगा। उसी तरह कार्बन को 2 से लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 से, तो मतलब कार्बोनेट को कितना लेना पड़ेगा, 1, तब जाके उनकी वैलेंसी बैलेंस हो जाएंगी। तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 2, और कार्बोनेट को 3। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से कि उनका सूत्र कैसे लिखा जाता है आपको पता चल गया कि इतने आसानी से आप किसी का भी सूत्र लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे और उनको फिर बैलेंस करना सिखाएंगे। ठीक है, किसी ने पूछा और कि इम्पोर्टेंट ये भी, जिंक सल्फेट कैसे लिखा जाता है, तो आपको पता है जिंक को कैसे लिखाते हैं, मैंने अभी जस्ट पहले ही बोला था कि Zn से शो करते हैं। और सल्फेट, सल्फेट को किससे शो करते हैं, SO4 से, ऐसा लिखो। फिर वैलेंसी लिख दो, आप तो अभी आसानी से कर लोगे, इसकी वैलेंसी 2 भी बोली और 1 भी बोली थी मैंने, तो क्या करोगे, 2, और सल्फेट की क्या लेनी पड़ेगी आपको, 2। तो बैलेंसी क्या है इनकी, बैलेंसी जी बैलेंस है, ये भी, इसकी भी 2 है, इसको भी 2 है, तो इसको कितनी क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, 1 जिंक, और इसको क्वांटिटी में 1 लेना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, Zn SO4, तो जिंक का सल्फेट। और आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, किसी ने बोला आपको सल्फ्यूरिक एसिड, तो फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, क्योंकि इसकी वैलेंस हमने क्या मानी है, सपोज करके 2, तो हाइड्रोजन की 1 आती है, तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है फिर, H2SO4 का। और किसी ने बोला आपको कि नाइट्रिक एसिड, तो आपको क्या याद रहना चाहिए, HNO3, क्यों कि NO3 की वैलेंसी क्या बोले आपको मैंने, 1, और हाइड्रोजन क्या होती है, 1, तो HNO3। और किसी ने आपको बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला, तो आपको क्या याद रखना है, सीधा HCl बोलते हैं। HCl को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को क्या बोला जाता है, HNO3। और सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र कैसा होता है, H2SO4। बस इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए।